हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं जो हमारे पेशेंट्स ने हमसे पूछे हैं। जैसा आप हर एक वीडियो के एंड में देखते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत से पेशेंट्स ने बहुत से कमेंट्स किए हैं जिनके हम जवाब पर्सनली उन तक लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल संगीता तनवर जी का है। वो पूछ रही हैं कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट मेथी दाना या मेथी की सब्जी खा सकते हैं। तो संगीता जी, हमारा जवाब है कि अगर ऑलरेडी आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं और किडनी पेशेंट आप हैं तो उस कंडीशन में आप मेथी की सब्जी नहीं खा सकते, क्योंकि मेथी लीव्स के अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगर वहीं हम बात करें मेथी दाना की, क्योंकि जो ये मेथी की सीड्स हैं इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन मॉडरेशन ले सकता है। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पे। आप और इन्फॉर्मेशन चाहें तो उसे पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम मेथी दाना की बात कर रहे हैं तो इसको रोस्ट करके या पाउडर बना के आप सब्जी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत 1/4 मात्रा के अंदर यूज़ कर सकते हो, या रात भर की मेथी दाना है उसको पानी में भिगोकर मॉर्निंग में उसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपका शुगर वैल्यूज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। साथ के साथ इसके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। तो जिन लोगों को गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स या फिर कॉन्स्टिपेशन होती है वो इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि मात्रा एक्सीड नहीं करना, क्वांटिटी को लिमिट में ही रखना है। तो मेथी दाना और मेथी लीव्स की प्रॉपर्टी अपने आप में दोनों में ही डिफरेंट है। नेक्स्ट जो सवाल है उन्होंने कमेंट किया है मार्क गिल जी ने। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक किडनी ट्रांसप्लांट जिनका हो चुका है वो पेशेंट टमाटर खा सकता है या नहीं। जब हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है तो ट्रांसप्लांटेड किडनी को भी लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए, आपकी बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे, आपको डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे डालते हैं और आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती रहे और रिजेक्शन शो ना करे। इसलिए आपको कुछ प्रिकॉशंस हमेशा रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के अंदर लाइकोपीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, विटामिन सी है, के है, उसकी मात्रा अच्छी पाई जाती है। साथ के साथ इसमें पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपका पोटेशियम इन चेक है तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही मॉडरेशन में यूज़ कीजिए। कच्चा सैलड में कोशिश कीजिए कि ना लें। सब्जी में अगर आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल रहे हैं दैट इज़ ओके, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। इन्होंने एक और सवाल भी पूछा था कि क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट जो है 1 कप चाय भी उसको अलाउ नहीं होती। तो अगर हम चाय की बात करें, चाहे वो 1 कप हो, 2 कप हो, 4 कप हो या फिर उससे ज़्यादा भी, अगर हम किडनी फेलियर की कंडीशन के अंदर कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे आप ब्लैक टी ले रहे हो, चाहे आप उसमें दूध डालकर ले रहे हैं, चाहे लेमन टी ले रहे हैं, तीनों के अंदर ही चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर हो रहा होता है। जो आपकी मिल्क के साथ टी है, मिल्क वैसे भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद करवाते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट में, क्योंकि प्रोटीन की, फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उसके अंदर, तो वो टोटली कट ऑफ हो जाता है। साथ के साथ लेमन आपका बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता किडनी फेलियर के पेशेंट में, क्योंकि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बूस्ट करता है। और अगर हम ब्लैक टी की बात करें तो वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बढ़ाती है, मतलब आपके खून को और ज़्यादा एसिडिक करती है और उसकी वजह से आपकी किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब होती है। इसके बारे में भी बहुत सी हमने डिटेल्ड वीडियोज़ अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, तो आप अच्छे से जाकर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि फिर पेशेंट पिएगा क्या, तो कैमोमाइल टी अलाउड होती है। वो स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्प करती है, बीपी मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, प्लस नींद भी पेशेंट को अच्छी आती है। तो इन मॉडरेशन अगर आप चाहो तो वो कंज्यूम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो हरिदास सिंह जी का है। वो पूछना चाह रहे हैं, प्लीज़ टेल हाउ टू यूज़ अजवाइन रॉ और इन रोस्टेड फॉर्म। मतलब अजवाइन या तो कच्चा यूज़ कर सकते हैं या रोस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो वो जानना चाह रहे हैं इसके बारे में। अगर हम अजवाइन की बात करें तो उसके अंदर सोडियम की, पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं होती। हम बिल्कुल हल्की मॉडरेशन में पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वंस इन अ वाइल आपको किसी चीज़ के अंदर डाल के यूज़ करना है, जैसे आप मूली का पराठा बना रहे हो या आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ज़्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में आप बहुत थोड़ा सा अपने पराठे के अंदर, जो ड्राई आप पराठा उतार रहे हो, जिसको आप फ्राई नहीं कर रहे हो, स्टफ्ड रोटी बना रहे हो, उसके अंदर आप ले सकते हैं, या फिर इनको हल्का सा रोस्ट करके उसके अंदर फिल करके ले सकते हो, या किसी ऐसी सब्जी में, जैसे आप अगर कॉलीफ्लावर का यूज़ कर रहे हैं, उसको स्टफ्ड रोटी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप साथ में ले सकते हैं, ताकि आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब ना बने। नेक्स्ट जो सवाल है वो वसुधा स्वामी जी का है। वो पूछना चाह रहे हैं कि छाछ से क्रिएटिनिन कम होता है? तो अगर हम छाछ की बात करें तो बटर मिल्क जिसे कहा जाता है, इसके अंदर कैल्शियम की, फॉस्फोरस की और प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हम वैसे भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स में अलाउ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो बटर मिल्क आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को बढ़ा सकता है, इसलिए हम ज़्यादा ये अलाउ नहीं करते, तो आपको अपनी डाइट में लेना ही नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है वो योगिक श्रुति का है। वो जानना चाह रहे हैं कि एक किडनी पेशेंट को किस करवट सोना चाहिए। तो वो बेसिकली सोने की पोजीशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आपने एकदम से खाना खाया है, तो आयुर्वेद में लिखा गया है कि आप अगर अपने लेफ्ट साइड सोते हैं, की तरफ फेस करते हुए सोते हैं, तो डाइजेशन बेटर होता है, क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स, आपके इंटेस्टाइन्स एक ऐसी पोजीशन के अंदर होती हैं जहाँ पे पेरिस्टालसिस अच्छा चलता रहता है और डाइजेशन के कोई भी इश्यूज नहीं आते। तो जिन लोगों को भी डाइजेशन में इश्यूज रहते हैं, एसिड रिफ्लक्स का इशू रहता है, मतलब बार बार खट्टी डकारें आती है या एसिड मुंह में आता है, या फिर रीगर्गिटेशन का इशू रहता है, उनको भी लेफ्ट लेटरल सोने के लिए कहा जाता है। लेफ्ट साइड आप लाई करके सो सकते हैं। साथ के साथ जिन पेशेंट्स का अभी अभी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनकी किडनी को पेरिटोनियम में डाला जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तो उस समय में कोई प्रेशर आपके एब्डोमेन के ऊपर ना आए, तो आप लेफ्ट साइड अगर सोते हो, तकिया की सपोर्ट नीचे ले लेते हो, तो आपके लिए और अच्छा रहता है। जिन लोगों को फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है, पेट में पानी भर रहा है, छाती में पानी भर रहा है, उन्हें हम कहते हैं कि बिल्कुल सीधा बेड पे, सुपाइन पोजीशन में, मतलब बिल्कुल सीधा लेट के नहीं सोना है, हेड को थोड़ा सा रेज करके सोना है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रोटीन लीकेज को कैसे रिवर्स करें। अगर प्रोटीन लीकेज होता चला जा रहा है और उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन लीकेज जो हो रहा है वो किडनी फेलियर की कंडीशन में इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनी की परफॉर्मेंस अब उतनी अच्छी नहीं है, किडनी वीक हो चुकी है, उसके नेफ्रॉन्स अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो जिस प्रोटीन को आपको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना चाहिए था यूरिन के रास्ते, वो लीक हो रहा है। अब उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अगर उन पैरामीटर्स को आप इन चेक रखते हो तो आपकी प्रोटीन लीकेज वैसे ही कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपने बीपी को मैनेज करते हुए चलना है, बीपी को बढ़ने नहीं देना है, इसको मेंटेन हम कर सकते हैं, डेली मॉनिटरिंग करेंगे, अपने शुगर वैल्यूज़ को डेली चेक में रखना है, साथ के साथ किसी भी इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर नहीं आने देना है। तो उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम यूटीआईज की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, तो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल हमें कम से कम करना होता है, या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा हाइजीन मेंटेनेंस वहाँ पे रखना है, आपको सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है, पानी की मात्रा अच्छी रखनी है, मतलब बॉडी को डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देना। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में सिपिंग करना है ताकि यूटीआई ना बने। शुगर वैल्यूज़ को इन चेक हमेशा रखना है ताकि आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शंस परसिस्ट ना करें। साथ के साथ अगर हमें साथ में देखने को मिल रहा है फीवर, तो भी आपका प्रोटीन लॉस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हुए इन चीज़ों से बच सकते हैं। आपको जो डेली मॉनिटरिंग करनी है उससे हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कॉजेज़ हैं प्रोटीन लॉस को बढ़ाने के पीछे, तो आपका प्रोटीन लीकेज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है दया कीर्ति जी का। वो जानना चाह रहे हैं कि किडनी फेलियर के पेशेंट में पानी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, पानी बिल्कुल कम पीने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम हाइड्रेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि पानी हमें किस तरीके से पीना है, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम इसी कन्फ्यूजन के साथ आ रहे होते हैं। बहुत से उन्होंने नेफ्रो पे विजिट किया होता है, डायलिसिस चल रहा होता है, या फिर
वो इस कंडीशन पे होते हैं कि अभी डायलिसिस की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में वो डर के मारे ही पानी नहीं पी रहे होते, या फिर जब इनिशियली वो खुद से ठीक से पानी पी रहे थे तो डॉक्टर ने मना कर दिया। तो आपके लिए इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है कि पानी किस तरीके से पीना है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है तो आपको वहाँ पर पानी लिमिट करना ज़रूरी हो जाता है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ती है। वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 500 ml टू 1 लीटर के अंदर अंदर हमें अपना वाटर इनटेक रखना होता है, ताकि आपकी बॉडी में और ज़्यादा एक्यूमुलेशन ना हो। और अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में एज पर थर्स्ट आपको पानी पीना है, सिपिंग थोड़ा थोड़ा करके करते रहना है, ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छे से रहे, आपका बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ ना गिरे, पेशाब में कोई जलन ना बने, और जो क्रिएटिनिन बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है वो फ्लश आउट होता जाए यूरिन के माध्यम से, यूरिन के रास्ते बाहर निकलता जाए। अब एक कंडीशन और हमें देखने को मिलती है, जब स्वेलिंग प्रेजेंट है फिर भी हमें बार बार प्यास लग रही है, पानी हम नहीं पी पा रहे और समर्स का मौसम है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने माउथ के अंदर आइस रख सकते हो, जो आपको थोड़ा सा रिलीव्ड फील करवाएगी, या फिर थोड़ा सा ठंडे पानी से कुल्ला करके उसको बाहर स्पिट कर सकते हो। जस्ट आपका माउथ वहाँ से गीला हो जाएगा, बट आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी पीक समर्स में मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है वो दिलीप जी का है, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक CKD का पेशेंट, किडनी फेलियर का पेशेंट घी का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर हम बात करें घी की, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, हेवी टू डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए किडनी फेलियर के पेशेंट में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। उससे बेटर ऑप्शंस टू स्विच हमारे पास है कैनोला ऑयल, या फिर आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो इन मॉडरेशन, ताकि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ भी ना बढ़े और कोई तकलीफ़ें बढ़े ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तरुण कुमार जी का है, वो पूछना चाह रहे हैं कि एक अगर 3 साल का बच्चा है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, उसे हम एप्पल खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्टली जो कारण देखने को मिलता है, बहुत अननोन सा रीज़न मिलता है, अचानक से ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से कई बार स्टार्ट हो जाता है। तो क्या पाया जाता है कि यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लीकेज बहुत ज़्यादा है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बच्चे की बॉडी में सूजन देखने को मिल रही है, ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे होते हैं। अब जब वो ग्रोइंग एज के अंदर है, वो 3 इयर्स का है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हम नहीं डालते। वैसे भी जो एप्पल है वो किडनी फ्रेंडली फ्रूट के अंदर काउंट होता है, आपको ग्रीन एप्पल नहीं लेना, नॉर्मल जो रेड एप्पल मीठा है खाने में वो यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को आप दे सकते हो, फाइबर की मात्रा अच्छी है, प्लस उसकी बॉडी को रिजुविनेट करने में हेल्प करेगा, इवन उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि जो इतना छोटा बच्चा है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है टू ग्रो, अभी उसने बड़ा होना है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते और चीज़ें एज पर देयर रिपोर्ट्स हम अलाउ करते हैं। विजय कृपलानी जी पूछना चाह रहे हैं कि मैं बहुत सा हाई पोटेशियम फूड खाने के बावजूद भी मेरा पोटेशियम वैल्यूज़ कम रहता है। तो आपने मुझे ये क्लियर नहीं किया है कि ऑलरेडी आप CKD से सफ़र कर रहे हैं या नहीं, बट फिर भी मेरा जवाब ये है कि अगर आपका पोटेशियम वैल्यूज़ लोअर साइड रहता है और हाई पोटेशियम फूड आइटम्स लेने के बावजूद भी नहीं बढ़ रहा, तो डॉक्टर से, एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे पोटेशियम बढ़ नहीं पा रहा होता है। अगर आपको लूज मोशन, डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, या आप किसी डायूरेटिक पिल्स पे हैं, स्वेलिंग को उतारता है, पेशाब ज़्यादा लाता है, तो वहाँ पे भी पोटेशियम कम होना स्टार्ट हो जाता है, या स्ट्रेस ऐसा एक फैक्टर है जिसकी वजह से भी पोटेशियम वैल्यूज़ गिर जाती हैं। साथ के साथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स ले रहे हैं, मोशन नहीं आ रही और पेट साफ करने की दवाइयाँ लेते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पोटेशियम गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप आप उन्हें असेस करते हुए एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन लेके डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट कमेंट और आया है, वो जानना चाह रहे हैं कि कुछ टिप्स या रेमेडीज़ उन्हें बताई जाएं जिससे वो क्रिएटिनिन को कम कर सकें और GFR को बढ़ा सकें।
तो अगर हम क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं और जीएफआर को बढ़ाना चाहते हैं तो लो प्रोटीन डाइट का इंटेक करना है। प्रोटीन फ्री डाइट भी इनिशियली कुछ समय के लिए हम ले सकते हैं। अगर बॉडी में वीकनेस ज़्यादा नहीं है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ठीक है, तो प्रोटीन फ्री डाइट को आप कुछ दिन फॉलो कीजिए, जिसके अंदर दालें, दूध, दही, छाछ ये सब कुछ बंद कर दिया जाता है। नॉन वेजिटेरियन आइटम सब बंद कर देते हैं। सेकेंडली हमें क्या ध्यान रखना है, लो सोडियम डाइट का इंटेक करना है, जिससे आपका बीपी बढ़े ना और क्रिएटिनिन वैल्यूज ग्रेजुअली राइज ना करें। आपको लो पोटेशियम डाइट भी लेना है ताकि आपकी बॉडी में पोटेशियम का एक्यूमुलेशन ज़्यादा ना हो। अगर वो होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती है और सफ़र करता है आपका सबसे पहले मेजर वाइटल ऑर्गन दैट इज़ हार्ट। और हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो प्रोडक्शन है क्रिएटिनिन का वो मांसपेशियों में हो रहा है और वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन किडनीज उसको फिल्टर आउट सही से नहीं कर पा रही और वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता चले जाएगा, इसलिए आपके सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ती चले जाती है। तो हमें हल्का फुल्का आप वॉक कर सकते हो, हल्की सी स्ट्रेचिंग या योगा एक्सरसाइजेस जो इजीली कंफर्टेबली हम कर सकते हैं वो ही अलाउड होता है, वो भी पेशेंट की कंडीशन देखते हुए हम अलाउ करते हैं। तो बहुत से सवालों के जवाब हमने इस वीडियो के अंदर दिए हैं पेशेंट्स के। आई होप काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम ऐसे और भी सवाल जवाब के बहुत से सेशंस ले सकते हैं, बहुत से कमेंट्स जो हमारे पास आते हैं नेक्स्ट हम और भी शेयर करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में भी लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप भी ज़रूर पूछेगा, जैसे बाकी सब ने पूछा है, और काफ़ी हद तक आपको क्लियर भी हो गया होगा। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।